नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मैं रोहित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्गों के लिए बिल्कुल न्यू क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आपको प्रथम प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या आएंगे सर? तो प्रथम प्रश्न में क्या है, आप चाहे BA किए हों, चाहे आप BSc किए हों, चाहे आप BCom किए हों। अब BSc में आप कहेंगे सर हमने साइंस से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, या आप किसी से भी किए हों, BA आर्ट साइड से किए हों या जिससे भी किए हों, BSc चाहे जिससे किए हों, BCom चाहे जिससे किए हों, तो यहाँ पे आपको क्या है, यह सब में आएगा। प्रैक्टिस सेट 1 जो होता है और प्रथम प्रश्न पत्र होता है, यह सबके लिए अनिवार्य होता है। एक ही जैसा पेपर आता है, तो एक ही जैसा पेपर आता है और 100 प्रश्न होते हैं, पूरे 100 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, कुल मार्क 200 नंबर का है। तो आपको पूरा 200 नंबर का पेपर इस समय कराया जाएगा। आप इन वीडियो को आप जल्दी जल्दी में पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, और 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे बहुत जल्द। या अरिहंत के प्रैक्टिस सेट हैं। अरिहंत में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 50 प्रश्न GK GS के हैं, उसमें से 20 प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और हिंदी जो है लगभग सही है अरिहंत की। तो यह 15 प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपको। 15 प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, और इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम पर आपको निःशुल्क दी जा रही है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जा करके तुरंत ले सकते हैं। और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, बिल्कुल विधिवत रूप से। और हमारा चैनल आपको थ्योरी भी उपलब्ध कराएगा। बस फार्म आने की देरी है। फार्म आने तक हम प्रैक्टिस सेट 15 आपको कंप्लीट करवा देंगे, और उस 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आज प्रैक्टिस सेट पहला है, आखिर इसमें क्या बताया जाएगा। अब यह आपका प्रैक्टिस जो है प्रथम है, प्रैक्टिस सेट प्रथम दिया गया है। उत्तर प्रदेश BEड प्रवेश परीक्षा जो है सभी वर्गों के लिए यह प्रैक्टिस सेट प्रथम है। आपको शुरू करते हैं, आज की क्लास क्या है, और 100 प्रश्न बिल्कुल फटाफट कराए जाएंगे। और आप पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, आप उसे लिख सकते हैं या आप क्लिक कर सकते हैं कि हाँ यह इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें आप देखते जाइए कि अगर आपसे क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, और बाकी आपको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना कि हाँ ये आएंगे। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर दे दी गई है। अब देखते हैं कि इसकी PDF आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रैक्टिस सेट है जो उसमें सामान्य ज्ञान आपको 50 प्रश्न कराए जाएंगे। 50 प्रश्न में से आपको टिक लगवाया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं कि क्या है। तो पहला प्रश्न आप बताने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं मतलब ब्रिटेन में, या USA में, या भारत में, या फ्रांस में। तो सर्वाधिक मतलब अधिकतम भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, यह आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने चुना है आप भारत, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक भाषाएं या अधिकतम भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देख लें कि हाँ इस तरह आ रहते हैं क्वेश्चन। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ? 1927 में, 1930 में, या रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था, या 1930 में हुआ था, या 1936 में, या 1957 में? तो 1927 में आपका हुआ था। अगर आप रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 में हुआ था। और क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नई दिल्ली स्थित है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो नई दिल्ली में कौन सा संग्रहालय है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यह चीज़ें आप लिख भी सकते हैं, यह चीज़ें जो इम्पोर्टेंट अभी हम बताएंगे उसे आप लिख सकते हैं। और प्रश्न ज़्यादा कराए जाएंगे हमारे लोग, कि प्रैक्टिस अनिवार्य है, और प्रैक्टिस के साथ थ्योरी भी कराई जाएगी। थ्योरी सब लोग प्रैक्टिस बहुत करा रहे हैं, पर हम थ्योरी भी आपको कराएंगे, जिसके लिए अगर आप पहले बार जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह लोग पुरी में है, सोमनाथ में है, और अमरनाथ में है, कोणार्क में है। तो सर सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अब क्या है, काल्डेरा किससे संबंधित है? 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा किससे संबंधित है? हिमनद से संबंधित है, भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, या हिमनद से संबंधित है? 5 नंबर क्वेश्चन बताने का प्रयास करिए। काल्डेरा किससे संबंधित हो? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर C ज्वालामुखी से, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यह क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन जो आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आप पेन उठाइए, तुरंत लिख सकते हैं इसे।
क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूर्ण चांस हैं। संविधान के अधीन, अभी 6 नंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह समझ लीजिए कि संविधान के अधीन कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है। नहीं रहा है तो क्या है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समझ समता अधिकार। शिक्षा का अधिकार अभी वर्तमान में है, कार्य का अधिकार है और विधि के समझ समता का अधिकार है। मूल अधिकार कौन सा नहीं रहा है? तो सर, तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है तो क्या अधिकार है सर? तो आपको बता दें, यह विधिक अधिकार या वैधिक अधिकार को ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि यह विधिक अधिकार है या वैधिक अधिकार है। तो यह विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार या वैधिक अधिकार मिल जाएगा, वैधानिक अधिकार मिल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300A में है, या आप लिख सकते हैं। यह चीज़ें आपको बताई जा रही हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पॉलिटी से 3 से 4 प्रश्न रहेंगे जो बिल्कुल आपको यहीं से प्रैक्टिस सेट से ही कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और अगर थ्योरी की ज़रूरत होगी तो थ्योरी आपको 50 क्लासें जो उपलब्ध कराई जाएंगी हमारे द्वारा, थ्योरी की क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी, जो बस केवल फॉर्म आ जाने दीजिए बस। आय व उपभोग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? आय और उपभोग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? आय व उपभोग क्या होता है सर? तो आय, आपको बता दें कि आय क्या होता है। आय क्या होता है सर? तो आय क्या होता है? उपभोग प्लस बचत। जितना आप खर्चा करेंगे, खर्चा करने के बाद कुछ पैसा बच जाता है, खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाता है वह भी अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह कुल आय हो जाती है। जब कुल आय हो जाती है तो उपभोग प्लस बचत होता है। तो क्या होता है सर? आय होता है। और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय और बचत में किस प्रकार का? तो आय और बचत में भी प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, साइंस का प्रश्न है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? कांच से जल में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो आप बताने का प्रयास कीजिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? तो आप बताने का प्रयास करिए। तो कांच से जल में गुजरना पड़ता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यह 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो, अब 9 नंबर स्क्रीन पर क्या है कि कुछ हमारे शरीर में जो होता है, शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 565 होती हैं, 656 होती हैं, या 665 होती हैं, या 556 होती हैं। आप बताने का प्रयास करेंगी कि कितनी होती हैं। आप 665 बता सकते हैं, क्या कितना 656 बता सकते हैं। तो डेटा इसमें अलग अलग है तो आप 656 बताइए कि आपकी जो है शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो 656 होती हैं। अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? सबसे कम ऊंचाई यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताएंगी उसे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल इसे कहते हैं, मेसोस्फेयर मतलब मध्य मंडल कहते हैं, थर्मोस्फेयर क्या कहते हैं और ट्रोपोस्फेयर क्या कहते हैं। तो थर्मोस्फेयर जैसे ट्रोपोस्फेयर क्या होता है सर? तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। तो सबसे निचला मंडल आपसे पूछा जाए, सबसे निचला मंडल कौन होता है? तो ट्रोपोस्फेयर होता है। और पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? तो ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल की होती है, क्षोभ मंडल की होती है। अब इसमें क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं क्या होती हैं? इसी में पाई जाती हैं। धूल के कण इसी में पाई जाते हैं। और क्या है? वायुयान संबंधी घटनाएं कहाँ घटती हैं सर? तो वायुयान संबंधी घटनाएं समताप मंडल में घटती हैं जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। अब क्या होता है? ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन की परत जो है कहाँ पाई जाती है? वह स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। यह चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ये चीज़ और से पूछा जाएगा कि ओजोन
दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपसे पूछा जाएगा तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का, अगर राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा क्या होता है कि 2/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 वर्ष बाद। और क्या होता है? राज्यसभा स्थायी होती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में होती है? तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में होती है। राज्यसभा किस में होती है? अनुच्छेद 80 में होती है। अब क्या है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होता है कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए होता है। अगर सदस्य पूछा जाए तब आप 6 वर्ष के लिए करेंगे कि हाँ 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन हो जाएगा, इसे बताने का प्रयास करें कि 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। जनगणना आपको क्लास में हमारे बिल्कुल पूरी जनगणना करा दी जाएगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर की, त्रिपुरा की और सिक्किम की। तो आप बताने का प्रयास करेंगे किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम ही है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम ही जनसंख्या के हिसाब से छोटा राज्य है। भारत की जनगणना में सबसे छोटा राज्य, भारत की जनगणना के अनुसार जो 2011 में जनगणना हुई थी, सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाता है और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या होता है? भूमि व स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। तो क्या होता है, गांव में क्या लगाएगा? भूमि भूमि क्या है? स्थानीय कर लगेगा। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे तो मेला जो लगता है, गाँवों में मेला लगता है और बाजार लगवाई जाती है, तो वहाँ के ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो मेला लगेगा, वहाँ की भूमि होती है जिसे ग्राम समाज कहा जाता है, वहाँ पे मेला लगता है और बाजार कर वहाँ से लिया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि यह पॉलिटी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और यह नीति निर्देशक तत्व भी इंपॉर्टेंट होते हैं। या भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से हम 2 प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने में पाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। और क्या होता है 36 से 51 तक, मतलब भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है सर? नीति निर्देशक तत्व वह होता है कि आप राज्य से मांग सकते हैं जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं, पर राज्य के लिए को बाध्य आप नहीं कर सकते। यह होता है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह चीज़ें आपको बता दी गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं? तो आर्थिक सिद्धांत होता है, सामाजिक सिद्धांत होता है और प्रशासनिक सिद्धांत होता है, मतलब ये सभी होते हैं। यह चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है कि क्वेश्चन 15 नंबर क्या है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को शामिल करने में इसके पूछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने बता भी दिया। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करूँगा। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना। नागरिक के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धांतों को शामिल किया गया। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, यही पूछा जाएगा आपसे। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आपका क्या है 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो होता है वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। चूने का पानी जो होता है वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो होता है वायु में, मतलब वायु में हवा में रखने पर दूध की तरह हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होता है आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, जिसे आप सूखी बर्फ भी कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग
कि यह प्रश्न आता है कि सूखी बर्फ किसे कहा जाता है, तो इसे CO2 को ही कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। अब क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग अपने देखिएगा कि ये किस में कितने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें आप अगर आपने पहले पे नहीं पढ़ा होगा इसमें नंबर आपके कम आएंगे, क्योंकि हिंदी आप लोग अगर तैयार नहीं किए तो हिंदी आप ज़्यादा फोकस कीजिए, और GK GS जो है आप पढ़ते रहिए। हमारी सारी वीडियो बताई जा चुकी है, एक वीडियो बनाई थी उसमें कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग होता है? जैसे चमड़ा उद्योग होता है, उसमें ऐसी चीज़ कोई बताइए जो पौधों से प्राप्त होती है और उस चमड़ा उद्योग में प्रयोग की जाती है। रेनिन होता है, टैनिन होता है, म्यूसलेज होता है, लेटेक्स होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है और चमड़ों में प्रयोग होती है। तो टैनिन जो होता है यह चमड़ों से जो होता है चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली होती है और चमड़ा उद्योग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्या होता है यह 18 नंबर? ब्लैक बॉडी किस किस विकिरण के अवशोषित कर सकती है? किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है, मतलब किसकी विकिरण को विकिरण होती है? मतलब ब्लैक बॉडी तरंगदैर्घ्य के कारण हो सकती है, तो हाँ सही हो सकती है। क्या मतलब हो सकता है? अवशोषित करती है। किसको अवशोषित कर सकती है? तो भैया जो बॉडी है, शरीर है, तो शरीर किसी भी तरंगदैर्घ्य को एब्जॉर्व कर सकता है। तो मतलब निम्न तरंग को, उच्च तरंग को और मध्यवर्ती तरंग को, मतलब ये सभी हो जाएंगे। सभी तरंगदैर्घ्य को मतलब क्या है? अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? बिल्कुल समझ लीजिए। क्या है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था अपने संदेश के प्रचार के लिए? तो दादू हो जाएंगे, या कबीर हो जाएंगे, या तुलसीदास हो जाएंगे, या रामानंद हो जाएंगे? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या सही होगा। तो रामानंद हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही आंसर। कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 20 नंबर क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा जो थी उसके प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? या आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। बीएड की दृष्टि से लगभग इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। अगर आपने चुना है स्वामी सहजानंद तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद ने भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। अब क्या है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास की स्थापना किस वर्ष की गई? अब क्या है 1956 में, 1961 में, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अगर आपने चुना है 1956 तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। आपको पूरे 100 प्रश्न कराने हैं हमें। जो पेपर फर्स्ट आता है 200 नंबर का यह पेपर है। आप देखिएगा कितने आपके 120 100 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप इसमें 100 प्लस भी आ रहे हैं और आपने बेहतर तैयारी नहीं की है तो अब भी आप सही हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार असमर्थता, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। किस अनुच्छेद में होता है सर? तो अनुच्छेद 124 में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होता है क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश को कदाचार व असमर्थता के आधार पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय को संसद किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, अलग अलग कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो संसद के दोनों सदनों, अलग अलग कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या, बहुमत उपस्थित मतदान करने वाली संख्या का 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। जिसमें 2/3 लगभग आ जाए वही आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इन प्रश्नों में क्या होगा
कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या मतलब मतदान करने लगे 2/3 बहुमत पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव होना चाहिए, तब कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो क्या यह होता है कि संसद के दोनों सदन मतलब कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट आप क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम से कब पास किया गया, तो 1835 की बात है, 1835 के में होता है। और क्या होता है कि नेक्स्ट आपका क्या है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में किसने आरंभ किया, तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट आपका क्या है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट है कि हाँ कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ भी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, 25 नंबर क्वेश्चन है, मतलब एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 100 प्रश्न आपको कराने हैं, 25 कर चुके हैं। आप डबल स्पीड में इसे लगाकर भी देख सकते हैं क्योंकि आपको प्रश्न ज़्यादा तैयार होंगे। और थ्योरी हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है, थ्योरी वीक की क्लास आप देख सकते हैं क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जैसे संधि है और समास है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, उसकी क्लास आपको अपलोड कराई जा रही। आप आकर के पूरा प्रश्न पत्र देख सकते हैं, प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 इसी तरह आपको कराया जा रहा है। अब क्या है कि 25 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। नहीं को ध्यान में रखना है कि वन आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल उद्योग। तो आखिर इसमें कौन सा नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो होता है, सीमेंट उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1947 में प्रारंभ होता है, 1948 में प्रारंभ होता है, 1945 में प्रारंभ होता है, 1951 में प्रारंभ होता है। तो अगर आपने चुना है 1948 में, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1948 में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 नंबर मतलब 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, उपनिषद का प्रादिपाद विषय क्या है। उपनिषद के विषय क्या है सर, तो भारत का सामाजिक व्यवहार उपनिषद है। हिंदू धर्म क्या है, विषय है। प्राचीन भारतीय विषय है। भारत का सामाजिक व्यवहार क्या है, तो लगभग ये सभी हो जाते हैं। लगभग जहाँ पर आपको ये सभी मिल जाए और उस ऑप्शन में आप निश्चित नहीं है कि हम कौन सा टिक करें, तो आप रिस्क ले सकते हैं, ये सभी लगा सकते हैं क्योंकि 60% चांस होते हैं कि शायद ये सभी सही हो जाए। तो क्या होता है कि ये सभी आप क्लिक कर सकते हैं अगर बहुत चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो। कोयला किस प्रकार चट्टान में पाया जाता है। कोयला किस प्रकार चट्टान में पाया जाता है, परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान और आग्नेय चट्टान। यह भी इम्पोर्टेंट है। कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। मोहो असंबद्धता किसके बीच पाई जाती है, क्रस्ट और मेटल के बीच, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच, मेटल और कोर के बीच, आंतरिक मेटल बाह्य मेटल के बीच। तो क्रस्ट और मेटल के बीच मोहो असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट और मेटल के बीच क्या होता है, मोहो असंबद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट की स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ। मध्य अमेरिका में, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है, आप बताने का प्रयास करेंगे। जो है बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में। एक विश्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो विश्व से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ें इस बुक में ठीक दी गई हैं पर इन्होंने अपडेट कंटेंट को नहीं किया, बस इतनी दिक्कत है। लेकिन हम कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, आपको अलग चीज़ें बता रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारी एक सीरीज चालू होगी उसमें 50 वीडियो आपको थ्योरी के कराए जाएंगे, जिसमें पूरी थ्योरी जीके जीएस लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा और रीजनिंग भी कराई जा रही है। तो आप बिल्कुल फार्म आने तक आपको रीजनिंग और हिंदी के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस
चट्टान विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर, मतलब धरातल जो अपना है इसके सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा भाग पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान? तो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टान पाई जाती है। और कोयला किस प्रकार की चट्टान में? परतदार चट्टान में पाया जाता है। परतदार चट्टान सर अवसादी ही चट्टान को कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको परतदार नहीं मिलेगा तो अवसादी ही मिल जाएगा, तब आप अवसादी क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे कि कोयला अवसादी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा तब आप अवसादी मार सकते हैं। अब क्या होता है, रेशम का उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र क्या होता है? भारत होता है, या चीन होता है, या जापान होता है? रेशम के उत्पादन में प्रथम कौन है? अग्रणी आपसे पूछा जाएगा। भाषा समझिए कि रेशम के उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन है, मतलब प्रथम कौन है। तो रेशम के उत्पादन में आप बताने का प्रयास करेंगे कि रेशम के उत्पादन कौन है, तो रेशम के उत्पादन में चीन है। रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या होता है? चीन होता है। जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। यह प्रश्न आपके 2014 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के देशों में सबसे अधिक होती है? गेहूं होता है, चावल होता है, या गन्ना होता है, या कपास होता है? आप लोग चावल ज़्यादा खाते होंगे, चावल पे क्लिक करेंगे, पर चावल नहीं है, चावल नहीं होगा, क्योंकि गन्ना हो जाएगा। यहाँ पे गन्ना हो जाएगा। अब क्या है कि किस फसलों में कौन सी फसल भारत में संसार के देशों में अधिक होती है, तो गन्ना सही हो जाएगा। गन्ना क्या है? नगदी फसल है। गन्ना क्या है? आपसे पूछा गया है कि नगदी फसल कौन सी है, तो गन्ना नगदी फसल है। गन्ना है, तंबाकू है, सब नगदी फसल है। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकर के लिए किस गैस का प्रयोग? मतलब गहरे समुद्र में जाना है, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपको ऑप्शन दिए हैं कि नियान है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, तो हीलियम है। यह सबसे हल्की गैस भी होती है। और क्या है कि गहरे समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो मतलब हल्की गैस है, हीलियम है, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हल्की गैस आपसे पूछा जाएगा, हीलियम होता है। गहरे समुद्र गोताखोर जो होते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन के लिए कौन सी गैस प्रयोग करेंगे, तो हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट आप पेन उठा लीजिए। फिर 35 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेग मापी, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए थर्मामीटर, सूर्य विकिरण मापी। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, हाइग्रोमीटर अगर आपने चुना है, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीम सेपेटर में दूध में वसा को किस कारण अलग किया जाता है? क्रीम सेपेटर में दूध में वसा को अलग किया जाता है, मतलब दूध जो होता है, दूध को वसा से अलग कर दिया जाता है, मतलब पानी अलग और उसका मटेरियल कुल अलग। क्या होता है, तो क्या होता है, अपकेंद्री बल द्वारा अलग किया जाता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि साइंस वाले भी लोग जुड़े हैं, उनको पता है सारी चीज़ें। क्रीम सेपरेटर में दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जाता है, तो अपकेंद्री बल द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट आप क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, बाजार कीमत किससे संबंध होती है? बाजार कीमत किससे संबंध होती? अत्यधिक अल्पावधि से या अत्यधिक दीर्घ अवधि से? तो बाजार कीमत का संबंध क्या होता है, तो अत्यधिक अल्प अवधि से। बाजार क्या होता है सर, जहाँ लोग अपने क्रय विक्रय करते हैं वह बाजार होता है। तो बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? अत्यधिक अल्प अवधि से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 38 नंबर, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो गो एयर है, इंडिको है, स्पाइस जेट है, जेट एवरेज है। तो दक्षिण भारत में सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एवरेज कंपनी जो है कौन सी है? गो एयर, इंडिको, स्पाइस जेट। तो आप 38 में क्या बताएंगे, स्पाइस जेट अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एवरेज कंपनी, सन ग्रुप ने जिसे अपने कब्जे मतलब अधिग्रहण कर लिया, अब वह सन ग्रुप की कंपनी बोली जाती है, तो वह क्या है, स्पाइस जेड हो जाएगी। भारत, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। क्या होता है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है
क्योंकि इस देश में क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, यह राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्योंकि क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 40 नंबर क्या है कि क्लाइव को बंगाल का जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को कब बंगाल का गवर्नर बनाया गया? 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में या 1759 ईस्वी में। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1758 ईस्वी में बनाया गया। 1757 क्या होता है, यह बिल्कुल आपकी 2022 एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। और 2022 में क्या होता है सर, तो यह चाहिए क्या है कि 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 1757 में क्या हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध क्या होता है? 1757 में होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि 41 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा अभी। 41 आपको कराया जाएगा। 41 नंबर स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। यहाँ से पूछा जाता है कि बंगाल जो होता है, बंगाल आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप विलियम बेंटिंक, आप बिल्कुल सही आंसर क्लिक करेंगे कि विलियम बेंटिंक हो जाएगा। यह भी बिल्कुल 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 42 क्या होता है? द्वैध शासन किसने लगाया था? द्वैध शासन की नीति किसने समाप्त किया था? मतलब किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या होते हैं कि या तो सबसे लास्ट में आते हैं। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। वारेन हेस्टिंग क्या होते हैं? वारेन हेस्टिंग क्या होते हैं? द्वैध शासन, यही लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल क्लिक करेंगे कि वारेन हेस्टिंग क्या होते हैं। या तो सबसे अच्छे आदमी थे, मतलब या इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया, या अच्छे आदमी थे, या लोग अगर इनके वारेन हेस्टिंग बारे में पढ़ा होगा तो आप बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग क्या थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? 43 क्वेश्चन क्या होता है? अंग्रेजों का जो है क्या, नेक्स्ट आप 43 स्क्रीन पर है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? कि राजपूतों ने किया, या मुगलों ने किया, या सिखों ने किया, या मराठों ने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, यह आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मराठों ने किया था। मराठों ने, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध लगभग मराठों ने ही किया था। नेक्स्ट आपका क्या है कि 44 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह कई बार रिपीट होता है और यह आपकी बार आने के पूरे चांस हैं। एक मार्ग किसके मानक की गारंटी देता है? गुणवत्ता के, मात्रा के, आकार के, वजन के, शुद्धता के। तो क्या होता है? गुणवत्ता की जानकारी देता है। एक मार्ग किसके मानक की जानकारी देता है? एक मार्ग जो होता है गुणवत्ता की जानकारी देता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? कालाजार रोगवाहक है। कालाजार किसका रोगवाहक है? तो कालाजार जो होता है, जो एनाफिलीज मच्छर का, क्यूलेक्स मच्छर का, सिकता मक्खी का, सीसी मक्खी का। तो कालाजार का वाहक कौन सा है? तो कालाजार के लिए रोगवाहक कौन होता है? तो सिकता मक्खी होती है। सिकता मक्खी कालाजार के लिए रोगवाहक होती है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। अब क्या 46 में क्या है कि विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। दिवस की भी एक क्लास आपको ली जाएगी, बिल्कुल बोर्ड पर ली जाएगी, 50 क्लास में ये भी सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका क्या है कि 47 क्या होता है? यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत
नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा? किसके अनुसार? भाई किसी को बहुमत ही नहीं मिला, पूर्ण बहुमत न मिला है, और राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा, मतलब किसको मुख्यमंत्री बना देगा? मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो आखिर कैसा कार्य होगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर, तो स्वयं निर्णय पर करेगा। क्योंकि जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल भैया राज्य का तो मालिक उस समय है ही, तो मतलब स्वयं निर्णय के आधार पर वह निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्या होता है 48, यहाँ से एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। क्या है कि कौन सा एक ग्रह जो होता है सूर्य की पर एक परिक्रमा 88 दिनों में करता है? मतलब क्या है, बुध करेगा, शुक्र करेगा, शनि करेगा, मंगल करेगा? तो बुध करेगा। बुध क्या है 88 दिनों में परिक्रमा जो है पूरी करता है। अब क्या है, बुध के उपग्रह कोई भी नहीं है, बुध के एकमात्र 2 ग्रह होते हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या होता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। अब रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? नायलॉन प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज, मतलब रेयान जो होता है आपका, रेयान होता है के विनिर्माण के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो आपका सेलुलोज जो होता है यह रेयान के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज को जो है रेयान के विनिर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट ही है। यह सामान्य ज्ञान का आपका टेस्ट बिल्कुल 50 क्वेश्चन लास्ट है। गिद्धा जो कि है नृत्य है, किस राज्य से संबंध रखता है? पंजाब से रखता है, या हरियाणा से रखता है, या राजस्थान से रखता है? तो अगर आपने चुना है गिद्धा, पंजाब का नृत्य होता है। भांगड़ा जो है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भांगड़ा भी यह पंजाब का नृत्य है। यह आपके 50 प्रश्न हो गए जो कि कहाँ से थे? जीके के थे और जीएस के थे। अभी हम इसमें जीए भी ऐड करेंगे, पर यह 15 प्रैक्टिस जो हैं अरिहंत की आपको कराए जा रहे हैं। अरिहंत आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और थ्योरी की क्लास बहुत जल्द हमारे चैनल पे शुरू कर दी जाएगी। अब 50 में आप जो लोग बताइए कि कितने आपके जीके जीएस में आए, स्कोर कितना हुआ? इसमें हम समझ रहे हैं कम ही स्कोर आएगा, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि यह पेपर पूरा ऐसे पैटर्न पर है कि जहाँ से आप कुछ इम्पोर्टेंट निकाल सकते हैं। इसका पेपर का लेवल तो रहेगा, आप नंबर ऐसे ही आसपास पाएंगे, पर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का लेवल इसी तरह कहीं से भी आ सकता है। अब क्या है, सामान्य हिंदी में आपको अच्छा स्कोर करना है। हिंदी में स्कोर करने के लिए हम आपकी पूरी मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक जीके जीएस में भी आपको नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। अब क्या है, भाषा हिंदी होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। इसमें फटाफट आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कि 51 क्या होता है? नयन का तद्भव क्या होता है सर? तो तद्भव क्या होता है सर? तद्भव क्या होता है? सरल शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, और यह जो रोज आम भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब क्या होता है, इन बोलचाल आम भाषा में रोज इनका प्रयोग होता है, उसी हिसाब से यह ढाल लिए जाते हैं आम भाषा में। मतलब आम भाषा में इनका प्रयोग रोज होता है, साधारण होते हैं। तो नयन आप रोज नहीं बोलेंगे भैया नयन देखो, तो नयन का तद्भव क्या होगा? मतलब नयन क्या है? नयन तत्सम हो गया। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द हो गया, या कठिन शब्द हो गया, या रोज ना बोले जाने वाले शब्द हो गए। रोज ना बोले जाने वाले भी तत्सम शब्द होते हैं। अब क्या है, नयन होता है सर, तो नयन को क्या कहा गया? नयन कहा गया। तो नयन क्या हो जाएगा? तद्भव। तद्भव क्या है? नयन होता है, और नयन क्या है? तत्सम हो जाएगा। अब पत्र का तद्भव क्या होता है सर? पत्र लिखा गया है, तो पत्र का तद्भव क्या होगा? पात्र होगा, या पत्र होगा, या पत्ता होगा? पत्र जैसे पत्र कहते हैं, भैया ये पत्रा उठाओ, तो पत्र क्या होता है? पत्र मतलब क्या? यहाँ पे आप कोई विशेष कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आप पत्रा क्लिक करने का प्रयास करेंगे और पत्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि 53 है कि अंटी मारना का क्या अर्थ होता है? कि अंटी मारना का अर्थ क्या है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना और सहारा देना। मतलब अंटी मार दिया, अंटी मतलब क्या? कि कम तौल दिया। कम तौल दिया या शरारत करना, आप बताइए। तो कम तौल देना मतलब उसने आपको
500 ग्राम की जगह 400 ग्राम दे दिया, मतलब अंटी मार दिया, मतलब आपको कम दे दिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट आपका 54 क्वेश्चन है। हिंदी में आप अधिक से अधिक स्कोर कीजिएगा, और यह लेवल हिंदी का इसमें अरिहंत में जो ठीक ठाक दिया हुआ है कि 54 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। बिहारी भाषा में क्या होता है, मगही है। बिहारी भाषा की बोली क्या है, मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है, यह बिहारी भाषा की होती है। जबकि छत्तीसगढ़ी क्या होती है, यह पूर्वी हिंदी होती है। छत्तीसगढ़ी क्या होती है, यह पूर्वी हिंदी होती है। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, 55 क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास हम करेंगे। 55 नंबर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो 55 नंबर में ये बुक में जो है क्वेश्चन यह गलत दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है अरिहंत की तो आप कुछ चीज़ें गलत सुधार भी सकते हैं। पावक जो है यहाँ पे आपको बुक में जो है बी नंबर ऑप्शन दिया है, लेकिन वह गलत है। अब पावक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप पहले संधि जानिए। तो ये संधि कितने प्रकार की होती हैं, इस संधि का वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे आप जान नहीं पाएंगे और यहाँ पे आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। पावक संधि का विच्छेद क्या है, तो पावक क्या है सर, तो पावक क्या होता है, इसे आप बता दें कि अयादि संधि होती है। यह क्या होती है, अयादि स्वर संधि होती है। अयादि होती है, स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि होती है पावक। अब पावक में क्या होता है, पौ धन अक होता है। जहाँ आओ आ जाए, जहाँ आओ आ जाए तहाँ आओ होगा, जहाँ आओ आ जाए तहाँ दो मात्रा होंगी, यह आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। तो क्या है, पौ धन अक हो जाएगा। अब क्या है 56 कि अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या होता है। अंधे के आगे रोने के लिए एक अर्थ क्या होगा कि अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न करना, सफल प्रयत्न करना, मतलब अंधे के आगे रो रहे हो जिसे दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब क्या है, व्यर्थ का प्रयत्न करना, व्यर्थ का प्रयत्न करना। नेक्स्ट आपका क्या है 57। 57 क्या है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण शर्मा या इलानंद जोशी या भीष्म साइनी। तो झांसी की रानी उपन्यास है, आपसे पूछा जाए कि झांसी की रानी क्या है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे झांसी की रानी उपन्यास है, जिसके लेखक आप बताने का प्रयास कीजिए क्या हो सकते हैं, भगवती चरण शर्मा या वृंदावन लाल वर्मा। तो झांसी की रानी उपन्यास है, जिसके रचयिता या लेखक वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, पर्यायवाची से क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं हिंदी का लेवल अच्छा है, जब आपको बता रहे हैं इस पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थ्योरी आपको कराई ही जाएगी और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा थ्योरी के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है, तो मुसाफिर भी पथिक का होता है, बटोही भी होता है और पंथी भी होता है। तो ये सभी आपके हो जाएंगे पर्यायवाची, मतलब पथिक का क्या होता है, मुसाफिर होता है, बटोही होता है, पंथी होता है, ये सभी यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं 2-4 पेज निकाल करके। शिष्ट का विलोम क्या होता है, विलोम का अर्थ क्या होता है सर, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, मतलब व्युत्क्रम होता है, यह वो चीज़ होता है। अब यहाँ पे व्युत्क्रम भी दे सकता है आपको कि शिष्ट का व्युत्क्रम क्या होगा या विलोम क्या होगा, तो शिष्ट का विलोम क्या होता है, अशिष्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 नंबर होता है, बच्चे को थपकी देकर सुलाने के लिए गीत क्या होता है, तो बच्चे को थपकी देने के लिए क्या होता है, लौरी होता है या लौरी। तो बच्चे को थपकी देकर सुलाने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो लौरी होता है, लोरी होता है, जबकि लौरी नहीं होता, लोरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोरी, ये वाला लोरी होता है। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्या होता है कि अनुकूल में कौन सा समास होता है। अनुकूल मतलब द्विगु समास किस में होगा, जिसमें पहला शब्द संख्यावाची हो। कर्मधारय समास क्या होता है, विशेषण विशेष्य वाला संधाय समास होता है। विशेषण विशेष्य वाला, उपमान उपमेय वाला समास क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जो क्या होता है कि अव्यय शब्द जिसमें प्रयोग किया गया हो वह अव्ययी भाव समाप्त होता है। तो अनुकूल में अव्यय प्रयोग हुआ है तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है कि सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो सत्पुरुष क्या होता है सर, तो सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग होता है, सत मतलब सत होता है या आधा वाला होता है, हलंत लगा है अगर, तो पुरुष एक शब्द खुद होता है तो सत्पुरुष होता है।
तो सत मतलब कहाँ दिया गया है, यहाँ पे जो आपकी बुक में गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इतना जो है पूरा दिया गया है। अगर यहाँ पे हलंत लगा दिया जाए तो यह सही हो जाएगा। तो आपका क्या है कि सत आपका यह सही होगा, यह वाला जिसमें हलंत लगा हो या सही हो जाता, तो सतपुरुष हो जाता है। सत क्या होता है, उपसर्ग होता है। देखिए ताय जो लगा है तो सत हो जाता है। अब क्या है 63 क्वेश्चन क्या है, 63 है कि 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साइनी। तो 3 वर्ष के लेखक कौन हो जाएंगे, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भगवती चरण शर्मा 3 वर्ष के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका काली आंधी के रचयिता कौन है। काली आंधी के रचयिता का से काली आंधी होता है और का से कमलेश्वर होता है। कमलेश्वर क्या हो जाएंगे, कमलेश वोहरा नहीं, कमलेश्वर मतलब काली आंधी के रचयिता कमलेश्वर होते हैं। काली आंधी के रचयिता कौन होते हैं, कमलेश्वर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है 65 क्वेश्चन है, इसमें कहानी लेखक ज़्यादा है, पर बीएड में जो है कहानी लेखक कम आते हैं। पर पेपर का लेवल कैसे आ सकता है ये आप लोग प्रैक्टिस करके यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आप यहाँ भी नहीं कर पाएंगे प्रश्न दूसरे आ जाएंगे वहीं पर भी। तो इसके लिए आपको पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। उसने कहा था यह किसकी रचना है, गुलाब राय की, प्रताप नारायण मिश्र की, या चंद्रधर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या सरदार पूर्ण सिंह की। तो आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसने कहा था या किसके कहानी के लेखक क्या है, उसने कहा था क्या है, तो यह एक कहानी है। और यह किसके लेखक हैं, तो चंद्रधर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि समूहवाची संज्ञा कौन सी है, यह आप लोग लिख सकते हैं समूहवाची संज्ञा। संज्ञा से क्वेश्चन आना ही आना है। तो संज्ञा क्या होता है, समूहवाची संज्ञा कौन सी होती है, तो झुंड क्या है, समूह में होता है। सभा क्या है, समूह होता है। सेना क्या है, समूह है। तो लगभग यह सभी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि यह सभी समूहवाची संख्या होता है। फिर पर्यायवाची है 67 नंबर क्या होता है, 67 सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मतलब 3 पर्यायवाची सरस्वती के होते हैं। शारदा किसका होता है, माँ शारदे का होता है, मतलब सरस्वती का होता है। बागेश्वरी मतलब सरस्वती जी का होता है। और क्या होता है, भारती भी सरस्वती का होता है। पर इंदिरा किसका होता है, इंदिरा और श्री है, इंदिरा है श्री है, यह लक्ष्मी जी का होता है, यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य का क्या है, खरासू होता है, तिमरार होता है और पतंग होता है। खरास होता है, पतंग होता है, तिमरार होता है। हिमांशु किसका होता है, तो हिमांशु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमांशु किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। कपटी का विपरीतक क्या होगा, या टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेट 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ है अभी, उसमें क्वेश्चन ये आया है कि जो है कपटी का विपरीतार्थक क्या होगा। तो कपटी का विपरीतार्थक कुटिल तो होगा नहीं, कर्मठ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, निष्कपट हो जाएगा। आप लोग निष्कपटी मत ढूंढने लगेगा, निष्कपट आपको जहाँ अधिकतर निष्कपट ही मिला है टेट में भी, और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो ये भी मिलेगा। कपटी का विपरीतार्थक क्या है, निष्कपट हो जाता है। 70 नंबर क्या है, उदांत का विपरीतार्थक मतलब विपरीतार्थक क्या है, विपरीतार्थक अभी आपको बताए थे कि विलोम ही होता है। विलोम मतलब उल्टा होता है, उल्टा तो विलोम होता है। तो कपटी का निष्कपटी हो जाता है। उदांत का क्या हो जाएगा, अनुदांत हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष हो जाएगा। और उदांत का क्या होगा, अनुदांत तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 71 नंबर स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही हैं और 1 गलत है। विवाद विरह का क्या होता है, विरह मतलब अलग होना, मिलना मतलब मिलन होना, यह जो है विलोम शब्द है। और विजय मतलब जय मतलब जीत होना, विजय मतलब पराजय मतलब हार होना। तो चाहे विजय कहिए चाहे जय कहिए बात सेम ही होती है। मृदुल क्या होता है, कठोर होता है। जो विवाद है विवादास्पद, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह आपका बिल्कुल गलत है। विवाद का विवादास्पद कोई तालमेल ही नहीं है। तो ये आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सही हो जाएगा। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वदेशज होगा,
पिंडज होगा, अंडज होगा, जलज होगा। तो पसीने के लिए उत्पन्न के लिए क्या होगा? स्वदेज होगा। स्वदेज पसीने के उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा स्वदेज। स्वदेज होगा, स्वेदज होगा, स्वेदज होगा। जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रतिहार होगा या प्रहरी होगा या साक्षर होगा। तो जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द प्रहरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 3/4 पर हम लगभग करीब लगभग 75% पेपर हल कर चुके हैं। तो यह चीज़ें आपको लगभग हम समझिए 1 घंटे प्लस करा देंगे आपको, यह पूरा पेपर हल करा दिया जाएगा। और आप इसकी PDF ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारी थ्योरी भी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो जिसके लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि हाँ यहाँ पे भी तैयारी कराई जा रही है। और अगर आपने टेलीग्राम से आप हमारे अब नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से जा कर के आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अच्छे लोग जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, जिसकी क्विज भी आपको करवाई जाएगी। अब तो क्विज भी आप हल कर सकते हैं वहाँ पर। अब 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युगीन होता है, यह युग चेता होता है, यह युग निर्माता होता है। इसके लिए आप एक शब्द बताइए। तो युग निर्माता आपके लिए, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? युग निर्माता आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 75 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि कहीं का रहना, कहीं का नहीं रहना, कहीं का नहीं रहना के लिए किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब घर बसाना, कहीं का न रहेगा मतलब घर बस गया, घर का बेधी होना। तो घर या न घाट का, न घर का न घाट का, मतलब कहीं का नहीं रह जाना। दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दो टूक बात कह देना मतलब दो ही अक्षर में सारी चीज़ें बता देना। मतलब क्या? तंग करना, प्रभाव जमाना, बुरी राय देना, या तंग करना, या स्पष्ट कह देना। तो अगर आपने चुना है स्पष्ट कह देना, मतलब दो टूक में अपनी पूरी बात कह देना, मतलब क्या है? स्पष्ट कह देना होता है। नेक्स्ट आपके 77 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लागना। तो मुंह की खाना के लिए क्या होता है? तो मुंह की हारना के लिए मतलब बुरी तरह हारना हो जाएगा। यहाँ पे लज्जित होना नहीं होगा, बुरी तरह हारना हो जाएगा आपका। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब गर्दन उठाया, उसने उसके खिलाफ गर्दन उठाई, मतलब क्या है? छिप कर देखना, पीछे मुड़ना, हानि पहुंचाना, मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन उठाया मतलब लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। गर्दन उठाया मतलब प्रतिवाद करना, बहस या प्रतिवाद करना। आवारा मसीहा क्या है? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? मतलब विष्णु प्रभाकर की रचना है या किसकी जीवनी है? यह बताइए। आवारा मसीहा मोहन राकेश की जीवनी है, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, या रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी है, या महात्मा गांधी की जीवनी है? तो जीवनी यह किसकी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा, जिसके रचयिता प्रभाकर हैं। जिसके रचयिता क्या कौन है? प्रभाकर है। निम्नलिखित में से कौन सी भूतकाल की क्रिया नहीं है? भूतकाल की क्रिया कौन सी होती है? जिसमें था है, थी है, थे हैं, अंतिम अक्षर था, थी, थे होते हैं। अब क्या है? भूतकाल की क्रिया नहीं है नहीं, नहीं है। वह पढ़ रहा था, या तो है, वह थी, ये सही है। लेकिन है क्या है वर्तमान को प्रेजेंट करता है। वह पढ़ने वाला है, मतलब वह पढ़ने वाला है, पढ़ा नहीं है। वर्तमान तो है पर आगे जो होगा वह पढ़ेगा, मतलब पढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें होती हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? 80 नंबर, इसमें आप हिंदी में अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। हिंदी ही आपको कॉलेज दिला सकती है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु में नहीं होता है? तालु में नहीं होता है तो क्या होता है? चा। तालु में मतलब चा का पूरा परिवार आपको बताए हैं। वर्णमाला की क्लास 1 हमने पढ़ाई भी है, उसमें बताया भी है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं कि कंठ से कौन बोला जाता है, तालव्य से कौन, तालु से कौन बोला जाता है। तो क्या होता है कि किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तालु से नहीं होता, मतलब तालु से नहीं होता तो किसका उच्चारण नहीं होता? तो चा का पूरा परिवार को तो तालु होता है, पर का जो होता है या कंठ से होता है। का पूरी फैमिली
कंठ से उच्चारण करती है। अंतर्गत में संधि कौन सी होती है? अंतर्गत में संधि कौन सी होती है? स्वर संधि या विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? तो क्या है कि अंताधन गत होता है, अंताधन गत होता है। अब यहाँ जो विसर्ग होता है यह रा का रूप ले लेता है तो अंतर्गत हो जाता है। तो अंतर्गत क्या होगा सर? विसर्ग संधि हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है स्क्रीन पर कि तद्भव शब्द क्या होता है? तो जिसका कोई तत्सम होता है वही तद्भव होता है। तो क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि का आग होता है, अग्नि का आग तद्भव होता है, अग्नि तत्सम होता है। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आम क्या है? आम क्या है? तद्भव होता है, आम तद्भव होता है। आम्र क्या है? तत्सम शब्द होता है, आम्र तत्सम होता है। तद्भव शब्द कौन है? आम होता है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। रामचरितमानस की जो है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 85 है कि वह समास जिस समास का पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष हो। मतलब अभी हम बताए थे विशेषण विशेष वाला समास, उपमान उपमेय वाला समास क्या होता है कि कर्मधारय समास होता है। जिसमें विशेषण व विशेष दे दिया गया हो वह क्या होता है? कर्मधारय होता है। उपमान उपमेय वाला समास होता है कर्मधारय, विशेषण विशेष वाला। यह चीज़ें आप लिख सकते हैं। और पहला शब्द संख्यावाची हो तो दुग होता है, जैसे चौराहा है, त्रिभुज है, यह क्या है? दुग समास होते हैं। द्वंद्व समास जो होता है बीच में जो होता है योजक चिन्ह लगा होता है। अधिकतर 80% आपको मिल जाएगा योजक चिन्ह लगा हुआ, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। शिष्टमंडल क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक मतलब मंडल है, मतलब ज्यादा लोग होंगे, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। शिष्टमंडल क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? 87 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी। तो पीली साड़ी खरीदी इस वाक्य में विशेषण क्या है होता है? विशेष क्या होता है? जो वह वस्तु होती है वह विशेष ही होता है। और विशेषण क्या होता है? जैसे काला है, काली है, पीला है, पीली है, तो ये सब क्या है? विशेषण है। जिस वस्तु के बारे में कहा जाए वह विशेष ही होता है। तो क्या है? साड़ी क्या है? पीली है। पीली क्या है? उसकी विशेषता है। पीली क्या है? विशेषता। तो विशेषण क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। विशेषण क्या है? पीला हो जाएगा। साड़ी क्या हो जाएगी? विशेष हो जाएगी। तो विशेषण या विशेष मतलब पीली साड़ी, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीली क्या है? विशेषण है, और साड़ी क्या है? विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 88 नंबर प्रशस्त है या प्रशस्त है या प्रशस्त है, इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे कि तालब वाला सा होगा या दंत सा होगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर आप तालब सा प्रयुक्त किए हैं प्रशस्त में तो प्रशस्त हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 का ए प्रशस्त हो जाएगा, मतलब तालब सा है इसमें। 89 नंबर क्या है? क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का है भैया? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक पहले ही दिया है तो प्रश्नवाचक आपका सही हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्या तुमने रोटी खाई, या कौन सा कैसे का आप आंसर देंगे। तो आपको जब बता दें कि यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक आ जाएगा तो आप प्रश्नवाचक ही आंसर दीजिए। क्या तुमने रोटी खाई, तो प्रश्नवाचक दिया है तो प्रश्नवाचक दीजिए कि हाँ प्रश्नवाचक ही है चिन्ह। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके। भैया जिसके आर पार देखा जा सके वह क्या होता है? पारदर्शी होता है। जिसके आर पार न देखा जा सके, यहाँ भी इसके वजूद ध्यान रखिए कि न देखा जा सके, तो न देखा जा सके उसके लिए क्या शब्द होता है? अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिकार ने जो है शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक प्रसक का प्रयोग हुआ है? तो शिकारक ने मतलब कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, मतलब यहाँ पे क्या है? शिकारी ने मारा तो कर्म किया इसने अपना, तो यहाँ पे क्या किया? तो अपना कर्म किया, तो यहाँ पे कर्म ही कारक हो जाएगा। शिकारी ने बाघ मारा तो किस कारक या प्रसक का प्रयोग हुआ? तो कर्म कारक हो जाएगा। मिठास क्या है? मिठास में प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंतिम में लगते हैं, शब्द के लास्ट में लगते हैं, तो मीठा धन आस होता है।
मीठा धन आस होता है, तो यह क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। तो आस क्या है, यह प्रत्यय होता है। यहाँ पे आस क्या है, यह प्रत्यय होता है। जी नहीं भरना, जी नहीं भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो प्रसन्न न होना, निराश न होना, संतोष न होना, विश्वास न होना। मतलब क्लास देख करके जी नहीं भरा, मतलब क्या है, संतोष न होना, आपको और क्लास उपलब्ध कराई जाए। मतलब आपको थ्योरी नहीं आती थी, आप प्रैक्टिस सेट में खेल गए कि इस तरह आएगा तो नहीं हो पाएगा, तो आपको इसके लिए थ्योरी कराई जाएगी। थ्योरी आपको कराई जाएगी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। जो जी नहीं भरना मुहावरे का क्या है, संतोष न होना। नेक्स्ट आपका 94 नंबर है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तो किस मुहावरे का अर्थ है, तो जानबूझ आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन साफ होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ गए तो आग में कूद जाना, आग में कूदना हो जाएगा। 95 क्या है कि विशेषण में प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कि मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इसमें, तो अनेक छात्र जो हैं हिंदी नहीं जानते, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल सही है कि अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। मुगल शब्द कौन सा किस भाषा का शब्द होता है, भाषा के शब्द आपसे पूछे जाएंगे, तो संस्कृत तो यह बिल्कुल नहीं होगा, यह संस्कृत तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो मुगल क्या है, यह तुर्की भाषा का शब्द होता है। तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, मुगल होता है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, हिंदी शब्द का प्रयोग जो है किस भाषा में हुआ था, हिंदी का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा के विकास से हुआ है, तो जो होता है अपभ्रंश होता है। और किस भाषा की रचना में हुआ था, तो संस्कृत में या प्राकृत में या पाली में या फारसी में, यह आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पाली भाषा से हिंदी का विकास होता है, पाली प्राकृत अपभ्रंश होता है, पाली प्राकृत। लेकिन यहाँ पे किस भाषा की रचना में हुआ है, तो फारसी भाषा की रचना में आपकी बुक में दिया गया है, तो यह सही माना जा सकता है। क्योंकि फारसी भाषा जो, वैसे पाली तो यहाँ पे सही होना चाहिए था, पर इन्होंने फारसी दिया है, तो फारसी को हम क्लिक कर सकते हैं कि हाँ फारसी सही हो सकता है। यहाँ पे परिवार क्या होता है, कि परिवार भी यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, क्या आज हमने 8 उदाहरण बताए लगभग। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, परिवार में भी ज़्यादा लोग होते हैं, समूह में लोग होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा होती है। यशोदा हरि पालने, मतलब किसी को, मतलब क्या है, खिलाने, मतलब ये जब यशोदा और जैसे राम वाली बात आ जाएगी तो यहाँ पे अधिक से अधिक वात्सल्य रस होगा। क्या है, यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें मलहावें, जोई सोई कछु गावें। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा, तो वात्सल्य रस होगा। जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए या कुछ के बारे में दुलार करने के लिए, यह क्या है कि पालना में झुलाने के लिए ये सब चीज़ें आने लगे, तो क्या होगा वहाँ पे, वात्सल्य रस हो जाएगा। आपके लास्ट प्रश्न 100 नंबर पूरा प्रश्न है, आपको 200 प्रश्न 200 नंबर का पेपर पूरा यह कराया गया है। आपके इसमें कितने मार्क्स आए, या इसमें कंटेंट अपडेट किया जाए, या पूरा प्रैक्टिस सेट अरिहंत का था, यह आपको 15 करा दिए जाएंगे। इसके बाद आप हमारी तरफ से जो क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी वह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, और प्रीवियस ईयर भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब क्या है, ज्योति धनमय होता है, ज्योति धनमय होता है। अब क्या होता है कि ज्योतिर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ज्योतिर होता है, यहाँ पे आप करेंगे ज्योतिर, तो धनमय होता है। अब क्या है कि यह र जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो माँ पे आ जाएगा, तो आपका क्या है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे माँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और आपको यह श्रृंखला कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 में। और अगर आपने इस PDF को डाउनलोड नहीं किया तो जाकर के टेलीग्राम में आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।